हेलो एवरीवन। तो इस बार मैंने पूरा वर्कफ्लो बना के रखा है। हम ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म से, फिर सेम ओरिजिन पॉलिसी, फिर डिफरेंट रिक्वेस्ट, कुकी शेयरेबिलिटी, अटैक्स एंड देन हाउ टू प्रोटेक्ट। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज इंटरनेट से। तो जो इंटरनेट कैसे काम करता है, ये बेसिकली फॉलो करता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स जो कि फॉलो होते हैं डाटा ट्रांसफ़र में, क्योंकि इंटरनेट में कोई भी पैकेट जो होता है डाटा का, वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू सेकंड कंप्यूटर। तो वो एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, तो उसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, ये फॉलो करता है OSI मॉडल को। OSI मॉडल होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस। ठीक है, OSI मॉडल ये हो गया। अब ये कैसे दिखता है वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये 7 लेयर्स के जो नेम होते हैं वो होते हैं उनकी एप्लीकेशन लेयर, फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आती है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर आती है नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। अब सपोज करो ये है सर्वर और ये है कंप्यूटर। तो डाटा ट्रांसफर कैसे होएगा? ये जो सर्वर है ना, इसकी आप सपोज यहाँ पर आप इसकी एप्लीकेशन लेयर पर हो, यहाँ पे सपोज करो आप HTTP पर हो। अब वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी आप इसे देखो कैसे होता है। तो आपको जैसे कुछ फाइल सेंड करनी है सर्वर पर, या सर्वर को आपको सेंड करना है, तो कम्युनिकेशन होता है लेयर टू लेयर। अब उसने यहाँ पे आपने कुछ आपकी PDF फाइल है वो आपने सेंड करी, डाटा ऐसे सेंड रहेगा, नीचे जाएगा पूरा, और हर लेयर में कुछ वो हेडर डालते रहते हैं और कुछ फॉर्म ऑफ हेडर डाटा पैकेट के अंदर ऐड होता रहता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ऐड हुआ, फिर यहाँ पर ये ऐड कर देगा, तो ऐसे वो ऐड करते रहते हैं हर लेयर पे। अब डाटा कैसे मूव किया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ये होता है वर्कफ्लो कि कैसे लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होता है। सारी लेयर्स है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस करूँगा एप्लीकेशन लेयर पर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स क्या होते हैं? कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जो कॉन्टेक्ट करता है, तो वो एक अपने पोर्ट से कॉन्टेक्ट करता है, मतलब ओपन पोर्ट से, और इसी पोर्ट से ही हमारे कंप्यूटर या सर्वर पर अटैक्स वगैरह होते हैं जो कि ओपन होते हैं हमारे। अगर क्लोज पोर्ट है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ से। तो पोर्ट्स जो होते हैं वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अब वो UDP फॉलो कर सकते हैं और TCP फॉलो कर सकते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बारे में। अब ये इसके दो प्रोटोकॉल हो सकते हैं, UDP या फिर TCP। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP की फुल फॉर्म होती है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, और पर अभी मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा। ये पोर्ट्स जो होते हैं टोटल 65535 हो सकते हैं, लेकिन वो एक पोर्ट UDP भी फॉलो कर सकता है, साथ ही साथ TCP भी फॉलो कर सकता है। तो टोटल हो गए 65535 UDP और 65535 TCP। अब क्या है, एक IANA अथॉरिटी है जो कि सब कुछ असाइन करती है पोर्ट्स वगैरह। तो उसने क्या किया है, कुछ पोर्ट्स को डिफ़ॉल्ट कर दिया है कि वो वही प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। जैसे कि पोर्ट 80 जो है उसने असाइन कर दिया है कि वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, मतलब उसने साइन कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो ये HTTP प्रोटोकॉल, और HTTP क्या है, ये है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो फिर ये है HTTP, और ये फॉलो कर और ये यूज़ करता है TCP प्रोटोकॉल पोर्ट 80। ठीक है, अब IANA कुछ
वो कर दिया है, इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पोर्ट हो सकता है स्टैंडर्डाइज्ड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, या फिर NA, या फिर पोर्ट 22, या फिर असाइंड, या फिर रिजर्व्ड। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब तो वही हो गया जो मैंने बताया था, जैसे कि IANA ने डिफ़ॉल्ट कर दिया कि ये पोर्ट नंबर 80 जो है HTTP फॉलो करेगा। तो जब भी आपका ब्राउज़र 80 पोर्ट पे कॉन्टेक्ट करेगा तो उसे पता होगा कि ये तो HTTP पोर्ट ही है। और वैसे ही HTTPS जो होता है वो यूज़ करता है 443 पोर्ट, 443 पोर्ट जो कि TCP प्रोटोकॉल फॉलो करता है। फिर होते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज पोर्ट्स, NA मतलब जो एलोकेटेड नहीं है। फिर पोर्ट नंबर 22 कोई भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो दूसरे पोर्ट का प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकता है। फिर है असाइन पोर्ट जो कि असाइंड होंगे, और रिजर्व पोर्ट जो कि रिजर्व होते हैं। फिर आता है एक SMTP पोर्ट, वो 25 पर एलोकेटेड है। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं, ठीक है। और इन सब पोर्ट के बारे में अगर आपको और जानना है कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर एलोकेटेड है और कौन सा डिफ़ॉल्ट पोर्ट करा हुआ है, तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वो आपको यहाँ पे देख सकते होंगे और वो आपको मिल जाएगा। तो आप जाके सर्च कर लेना और सारी पोर्ट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे यूज़ होता है। अब मैं बात करूँगा IP एड्रेस के बारे में। और IP एड्रेस हो सकता है लोकल IP एड्रेस और एक हो सकता है पब्लिक IP एड्रेस। पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू आप बाकी जो इंटरनेट है उसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आपके पास घर पे वाईफाई राउटर होगा तो वो क्या करता है, घर पे एक लोकल नेटवर्क एस्टेब्लिश कर देता है जिसके थ्रू आपको IP मिल जाता है, जैसे 192.1 समथिंग समथिंग। तो वो जो होता है वो लोकल होता है। लेकिन जो वाईफाई राउटर का होता है IP एड्रेस के जिसके थ्रू वो इंटरनेट में कॉन्टेक्ट करता है और आपको इन्फॉर्मेशन ला के देता है, तो वो बेसिकली आपका जो वो है ना इंटरनेट प्रोवाइडर, तो वो प्रोवाइड करता है वो पब्लिक IP एड्रेस। अब जैसे आपने AWS का कोई इंस्टेंस खरीदा या फिर आपने डिजिटल ओशन पर VPS परचेज किया, तो वो आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करोगे बाकी सब इंटरनेट पर। जैसे IP एड्रेस हो गया 156.2.3.128 लाइक दिस, ठीक है। और IP एड्रेस परचेज करने के बाद आप परचेज करते हो डोमेन को। जैसे आपने GoDaddy से डोमेन परचेज किया और फिर आप डोमेन को कोई भी IP एड्रेस पर एलोकेट कर सकते हो कि ये जो डोमेन है ये पॉइंट कर रहा है इस IP एड्रेस पर। और जैसे मैंने ये डोमेन खरीदा abc.com और वो मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट कर दिया कि ये IP एड्रेस पे एलोकेटेड है। अब आप अपनी वेबसाइट को ना अब एक IP एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हो। तो वो कैसे होता है वो दिखाता हूँ। जैसे एक IP एड्रेस है, उस पर जो है ना आप जो एक ही IP एड्रेस पे मल्टीपल डोमेन को एलोकेट कर सकते हो। जैसे आपने एक डोमेन खरीद लिया abc.com और दूसरा खरीद लिया xyz.com। और दोनों को पॉइंट कर दिया इस IP एड्रेस पर, तो ये काम करेगा, ठीक है, ये अलाउड है। फिर आप एक IP पर आप उसके मल्टीपल पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आपने कोई वेबसाइट को होस्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली 80 पोर्ट पर होस्ट होती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा और 80 पोर्ट पर एलोकेट हो जाएगी। पर आपको दूसरा पोर्ट यूज़ करना है जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 8000 पोर्ट, 80 पोर्ट। तो आपके IP पर जैसे आपका IP है 127.4.1:8080 या फिर 8000, तो आप इस पोर्ट के थ्रू भी होस्ट कर सकते हो। और क्या दिक्कत आती है और ये कैसे कैसे यूज़ होता है वो सब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिर अब आपने सपोज करो एक डोमेन खरीद लिया, ठीक है, ये है एक डोमेन खरीद लिया आपने abc.com। अब इस डोमेन पर
मल्टीपल सब डोमेन भी हो सकते हैं, मल्टीपल सब डोमेन। वो कैसे होता है, जैसे आपने किया www.abc.com, फिर आपने एक और सब डोमेन बनाया contact.abc.com, तो ये 2 सब डोमेन हो गए। और आप हर एक सब डोमेन पर कोई दूसरी वेबसाइट को एलोकेट कर सकते हो और वो फिर आप वर्क करेगी। फिर इन द सेम सेंस आप एक डोमेन को आप अलग अलग प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं एक ही डोमेन को आप HTTP पर भी एलोकेट कर सकते हो और HTTPS पे भी एलोकेट कर सकते हो। तो जब वो HTTP पे होगी एलोकेटेड तो वो 80 पोर्ट यूज़ कर रहा होगा, और अगर HTTPS पे एलोकेटेड होगी तो वो 443 पोर्ट यूज़ कर रहा होगा। और डोमेन में भी आप डिफरेंट पोर्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि abc.com:80 या फिर 8000, फिर abc.com:8080। abc.com जो है, अगर इसमें कोई पोर्ट स्पेसिफाइड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली 80 पोर्ट यूज़ कर रहा होगा। तो हम शुरू करते हैं सेम ओरिजिन पॉलिसी से, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, जैसे कि कोई भी ओरिजिन होता है, जैसे आप ब्राउज़र पर गए और आपने कॉन्टैक्ट किया तो आपका एक ओरिजिन होगा, स्पेसिफिक ओरिजिन होगा जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है, बाकी सबसे। तो ब्राउज़र जो है ना वो एक कोई सेम ओरिजिन पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक ओरिजिन का, या फिर कोई भी आप कहीं पर भी गए ब्राउज़र में, तो उसका अगर उसका सेम ओरिजिन तभी होगा अगर उसका सेम पोर्ट होगा, प्रोटोकॉल सेम होगा और साथ ही साथ होस्ट भी सेम होएगा। अभी जो होस्ट है वो कुछ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका IP एड्रेस या फिर आपका डोमेन। अगर आपने डोमेन खरीद लिया है और उस डोमेन को IP एड्रेस पे एलोकेट कर दिया है तो आप डोमेन पे फोकस करोगे, और नहीं अगर आपने डोमेन नहीं खरीदा है कि आपके पास IP एड्रेस है इस टाइम पर, तो आप IP एड्रेस से फोकस करोगे, ठीक है। अब आपने सपोज करो डोमेन खरीद लिया, जो डोमेन खरीदा है आपने वो है abc.com, ठीक है, abc.com। अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हम उसे देखेंगे कि वो सेम ओरिजिन के हैं भी या नहीं है। अब फर्स्ट देख लो, HTTP प्रोटोकॉल है और ये सब डोमेन है, ये आपका डोमेन है। और फिर अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये प्रोटोकॉल है कि सब डोमेन चेंज हो गया और डोमेन सेम है, तो क्या दोनों सेम ओरिजिन के हैं? नहीं है। 1 और 2 जो हैं वो सेम ओरिजिन के नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका सब डोमेन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। अब ये इसका प्रोटोकॉल HTTP है, इसका जो सब डोमेन है वो सेकंड से मैच कर रहा है और डोमेन सेम है, बस आगे उन्होंने एक्सटेंशन चेंज कर दिया, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये सेम ओरिजिन के हैं, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोटोकॉल भी सेम है, सब डोमेन भी सेम है और डोमेन तो सेम है ही जो कि होस्ट है, ठीक है। अब हम जाते हैं फोर्थ एग्जांपल पर। इसमें है HTTPS, तो उसमें प्रोटोकॉल जो है चेंज हो गया और बाकी सब कुछ सेम है, तो ये किसी से भी मैच नहीं करेगा और ये अलग ही है, ठीक है, ये भी मैच नहीं करेगा, तो ये सेम ओरिजिन का नहीं है। अब हम फिफ्थ एग्जांपल पे आते हैं। HTTP है प्रोटोकॉल, कॉन्टैक्ट सब डोमेन है, डोमेन ये है और पोर्ट इसमें चेंज हो गया, पोर्ट 8080 हो गया, तो ये भी इसका ओरिजिन भी अलग है। तो जो हमारी रिक्वेस्ट होती है ना, जो हम ब्राउज़र पे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि XML HTTP रिक्वेस्ट, और फॉर्म रिक्वेस्ट, और भी होती हैं पर अभी हम फोकस इन पे करते हैं, ठीक है। XML HTTP रिक्वेस्ट और फॉर्म रिक्वेस्ट। तो XML HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो AJAX के थ्रू या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और उसमें जैसे आप abc.com पे हो तो आपने यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट करी, तो क्या करेगा, यहाँ पे सर्वर पे जाएगा, बैकएंड में जाएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स कुछ बनाएगा और वो यहाँ पे भेज देगा ऑटोमेटिकली,
ये हम जब यूज़ करते हैं जब आपकी एप्लीकेशन जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जैसे रिएक्ट वगैरह में होता है ना, या फिर आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो इसको एजेक्स के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, आपका पेज जो है पूरा रिफ्रेश नहीं होता। बस यहीं पर अगर आपको बस ये चीज़ चेंज करनी है वही बैकएंड यूज़ करने के बाद, तो आप XML HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करते हो कि यहीं कि आपका जो पेज है पूरा रिफ्रेश ना हो, केवल यही पार्ट जो आपको चेंज करना है यही हो, लेकिन आपको वो फ्रंट एंड से नहीं करना, आपको उसमें सर्वर की मदद चाहिए। तो वो हम करते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट से, जो कि ये एजेक्स यूज़ करती है, ठीक है। और फिर फॉर्म रिक्वेस्ट क्या होती है, जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म बनाया और ऑन सबमिट वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि आपको रिडायरेक्ट कर देगा किसी और पेज पर, किसी और वेब पेज पर, तो वो फॉर्म रिक्वेस्ट होती है। अब सपोज करो आपकी एक ए वेबसाइट है और एक बी वेबसाइट है, आपने लोकल मशीन पे चालू करी हुई है और आपने ये पोर्ट 8000 यूज़ करा है इस पर और पोर्ट 8080 यूज़ करा है। जब आपके पास डोमेन नहीं है तो आप सब डोमेन यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आप पोर्ट का इस्तेमाल करोगे यहाँ पर। तो ये 8000 पोर्ट पर है और ये 8080 पोर्ट पर है, और यहाँ पर जो है ये सेम IP है, लेकिन पोर्ट डिफरेंट होने के कारण इसका जो ओरिजिन है वो चेंज हो गया, मतलब ये सेम ओरिजिन पर नहीं है। अब इसको आप चेंज करके ये भी कर सकते हो 127.0.0.2:8000। अब यहाँ पे पोर्ट तो सेम है लेकिन यहाँ पे IP चेंज हो गया, तो भी ये डिफरेंट ओरिजिन है हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और करके लिखा है, तो बात एक ही है। अब अगर ए जो है वो फॉर्म रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर फॉर्म रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे फॉर्म है और यहाँ पर एक्शन इक्वल्स टू b.com, या फिर ये जो IP एड्रेस है यहाँ पर ये कॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन तो वही अभी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे IP एड्रेस ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो एक्शन जैसी वो फॉर्म आप सबमिट करोगे ना, तो ये वाली जो IP एड्रेस है कॉल रहेगा, लेकिन ये फॉर्म रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर जो सेम ओरिजिन पॉलिसी है, हालांकि ये अलग अलग ओरिजिन पर है, लेकिन वो फॉर्म रिक्वेस्ट जो होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, ब्राउज़र इसको ब्लॉक नहीं करता। पर अगर यहाँ पर अगर आप XML HTTP रिक्वेस्ट को करोगे कॉल यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो ए से अगर आपने कॉल करा है XML HTTP रिक्वेस्ट, ताकि वो एक कॉल जनरेट करे, वहाँ से रिस्पॉन्स आए, यहाँ पर आके शो हो जाए, और पेज रिफ्रेश भी नहीं होएगा, यहीं पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। जबकि फॉर्म रिक्वेस्ट में क्या होएगा, जैसे वो पास होएगी ना, वो एक्शन कॉल होएगा, तो आप बी पे चल जाओगे, ठीक है, बी पे हो जाओगे रिडायरेक्ट, और फिर आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा जो भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है XML HTTP रिक्वेस्ट अगर आपने करी ताकि आप ए पर ही रहो और आपका पेज भी पूरा रिफ्रेश ना हो, कि आपको जो कुछ चेंजेस चाहिए बैकएंड के थ्रू, तो वो बी पर कॉल हुआ और बी से रिस्पॉन्स आया, तो यहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा। जो हमारा ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम हो गए, जो आपके अच्छे ब्राउज़र्स हैं, वो ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आप वो सेम ओरिजिन पॉलिसी फॉलो करते हैं। अब रिएक्ट में भी यही होता है, जैसे आपका बैकएंड जो है जेंगो में है और फ्रंट एंड आपका रिएक्ट में है, UI जो आपने बनाया है, तो और आपका वो अलग अलग सर्वर पे चल रहा है, जैसे कि वो लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, और वो जो आपका बैकएंड है जेंगो वो आपका 8000 पोर्ट पे चल रहा है। तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो एक XML HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो उसमें आपको आता है कोर्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि आपका ब्राउज़र ने वो जो रिक्वेस्ट है XML HTTP रिक्वेस्ट है उसको ब्लॉक किया है, तो अभी कॉल तो होगी पर आपको जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो अगर आप जैसे आप ये मैं बात कर रहा हूँ गूगल क्रोम की, लेकिन अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता है, वो थोड़ा पुराना टाइप का ब्राउज़र है, तो उसमें फैसिलिटी होती है पर लिमिटेड होती है, उसमें सेम ओरिजिन पॉलिसी यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। जैसे कॉलन 8000 है और उसका IP सेम है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट चेंज हो गया, ठीक है, पोर्ट डिफरेंट है, तो यहाँ पर वो XML HTTP रिक्वेस्ट भी अलाउ कर देगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन अगर उसका IP चेंज कर दिया तब वो ब्लॉक करेगा XML HTTP रिक्वेस्ट को भी सेम ओरिजिन पॉलिसी लगाकर। लेकिन वो अगर ये IP सेम है और पोर्ट डिफरेंट है तो वो अलाउ कर देगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अगर डिफरेंट ओरिजिन है और आपने XML HTTP रिक्वेस्ट मेक करी और आप सक्सेसफुल हो भी गए रिक्वेस्ट भेजने में, और आपको अगर रिस्पॉन्स भी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैकएंड में आपको कोड्स यूज़ करना पड़ेगा, कोड्स,
और उसमें आपको वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, वाइट लिस्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसमें आप वाइट लिस्ट में डोमेन में आप मेंशन करोगे ये आईपी एड्रेस, या फिर अगर आपके पास डोमेन है तो आप डोमेन को मेंशन करोगे, वाइट लिस्ट कर दोगे उसको, ताकि कि जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पहुँच सके, ब्लॉक ना हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुकी शेयरेबिलिटी। तो कुकी शेयरेबिलिटी क्या होता है कि कुकीज़ कहाँ कॉमन रहेगी, किस चीज़ के लिए कॉमन रहेंगी। तो कैसे कॉमन रहती हैं, अगर सेम ओरिजिन है, जैसे कि मैंने भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि सेम ओरिजिन कब होता है, अगर सेम ओरिजिन वाली कंडीशन है उसी कंडीशन में केवल कुकीज़ शेयर होंगी, वरना कुकीज़ जो होती हैं सेपरेट होती हैं। लेकिन क्या होता है, सेम ओरिजिन में केस होता है डिफरेंट पोर्ट का, है ना। बस इस वाले केस में कुकीज़ जो होती हैं कॉमन रहेंगी, मतलब जो कुकीज़ हैं वो पोर्ट स्पेसिफिक नहीं होती। अब जैसे हमारा आईपी है 127.0.0.1 और 8000 और 127.0.0.1/8080, यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस सेम है, केवल पोर्ट डिफरेंट है। तो इस केस में भी कुकीज़ जो रहेंगी कॉमन रहेंगी नॉर्मली, बस इस केस में, मतलब इन दोनों में कुकीज़ जो है वो सेम होंगी एक बारी में। अब सपोज करो आपने वेबसाइट इसमें भी होस्ट करी हुई है, इसमें होस्ट करी हुई है, और उसमें सेशन ऑथेंटिकेशन करा हुआ है आपने, तो अगर आप इसमें लॉगिन करोगे और फिर इसमें लॉगिन करोगे तो वो दिक्कत करेगा। जैसे आपने इसमें लॉगिन किया तो आप इसमें लॉगिन करोगे तो अपने आप इसमें लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि वो सेम सेशन आईडी और CSRF टोकन वगैरह स्टोर रहेंगी। इसलिए आपको आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा या तो, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सेम एक आईपी है और इस पर हमारे मल्टीपल डोमेन्स हैं, सपोज करो abc.com और xyz.com, ठीक है, 2 डोमेन है और वो एक ही आईपी एड्रेस पे लोकेटेड है, ठीक है, इसी को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा पोर्ट भी सेम है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करेगा, पोर्ट 80 यूज़ करेगा, तो इसमें पोर्ट भी सेम है, आईपी एड्रेस सेम है, लेकिन डोमेन डिफरेंस है। तो इस केस में भी कुकीज़ जो है कॉमन नहीं होंगी, क्योंकि ओरिजिन चेंज हो गया, तो कुकीज़ जो है इसकी अलग होंगी और इसकी अलग होगी, तो कोई लिंक नहीं है दोनों के आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा सेशन ऑथेंटिकेशन। अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको कोई भी डाउट हो इसमें, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको कोई इसमें गलती लग रही हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।